तो आखिरकार वो खबर आ ही गई जिसका लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेसब्री से इंतजार था। जी हां, सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि टीओआर को हरी झंडी दे दी है। चलिए, इस बड़ी घोषणा की एक-एक परत को खोलकर समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये मामला कितना बड़ा है। इसका सीधा असर लगभग 1.2 करोड़ लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। इसमें करीब 50 लाख तो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और 70 लाख पेंशनर्स। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसीलिए इस घोषणा पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आज की इस पूरी चर्चा में हम इन 5 जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे। वो बड़ी घोषणा आखिर है क्या, इसकी टाइमलाइन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, सैलरी बढ़ाने वाला वो फिटमेंट फैक्टर, उसका पूरा गणित क्या है, नई और पुरानी पेंशन योजनाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा, और सबसे जरूरी, आगे क्या उम्मीद की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। हुआ यह है कि लगभग 8 महीने की देरी के बाद सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। इस एक खबर ने ना इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों में एक राहत और उम्मीद की लहर दौड़ा दी है। तो मोटी मोटी बात यह है कि एक कमेटी बना दी गई है। इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का वक्त मिला है और जो भी सिफारिशें होंगी वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। 8 महीने की जो अनिश्चितता थी ना, वो खत्म हो गई है और अब कर्मचारियों में एक भरोसा जागा है कि सरकार उनके लिए कुछ बेहतर करेगी। लेकिन जैसे ही ये घोषणा हुई, इसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया और वो सवाल है इसकी टाइमलाइन को लेकर। कर्मचारी संगठनों ने रिपोर्ट जमा करने के लिए जो 18 महीने का वक्त दिया गया है, उस पर अपनी चिंता जाहिर की है। तो सवाल ये है कि क्या आज के डिजिटल जमाने में, जब सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है, एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का वक्त कुछ ज्यादा नहीं है? इस पर 2 अलग-अलग राय सामने आ रही हैं। यहां पर ना 2 अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं। सरकार कह रही है कि आयोग 18 महीने लेगा, जिसका मतलब है कि सिफारिशें 2027 के बीच तक आ पाएंगी। वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिजिटल इंडिया के दौर में यह काम 200 दिन में भी हो सकता है। उन्हें डर इस बात का है कि 18 महीने की ये प्रक्रिया और फिर उस पर विचार विमर्श, इन सब में कर्मचारियों को इसका फायदा मिलते मिलते 2027 का अंत आ जाएगा, यानी लगभग 2 साल की देरी। कुछ जानकारों का तो ये भी मानना है कि इस लंबी टाइमलाइन का कनेक्शन आने वाले चुनावों से हो सकता है। उनका कहना है कि शायद घोषणाओं को अलग अलग चुनावों के हिसाब से, मतलब पहले बिहार, फिर यूपी और आखिर में लोकसभा चुनाव के हिसाब से धीरे धीरे जारी किया जाएगा। अब ये एक गंभीर आरोप है जो सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। चलिए अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे जरूरी और कह सकते हैं कि सबसे टेक्निकल हिस्से पर, फिटमेंट फैक्टर। ये वो जादुई नंबर है जिससे ये तय होगा कि असल में सैलरी कितनी बढ़ेगी। आइए इसका पूरा गणित समझते हैं। तो ये फिटमेंट फैक्टर आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझिए, ये एक मल्टीप्लायर है। इसका काम होता है मौजूदा बेसिक पे को एक नंबर से गुणा करके नए पे स्ट्रक्चर में फिट करना, ताकि हर कर्मचारी की सैलरी में एक जैसी और लॉजिकल बढ़ोतरी हो सके। अब सवाल ये है कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले 31 दिसंबर 2025 की तारीख को जो कर्मचारी की बेसिक पे होगी, उसमें उस वक्त का महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़ दिया जाएगा। फिर जो टोटल अमाउंट बनेगा उसे एक ग्रोथ फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा और बस जो फाइनल नंबर आएगा वही होगी कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है कि इस बार मामला पिछली बार से अलग क्यों है। जब 7वां वेतन आयोग आया था तब महंगाई भत्ता 125% था, बहुत ज्यादा था, और इसी वजह से 2.57 का फिटमेंट फैक्टर बना। लेकिन इस बार अनुमान है कि 2 साल बाद डीए लगभग 74% के आसपास होगा। इसका सीधा मतलब है कि पिछली बार जैसा फायदा देने के लिए इस बार ग्रोथ फैक्टर को ज्यादा रखना पड़ेगा। तो फिर नया फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है, कितना होना चाहिए? सारे कैलकुलेशन को देखें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि कर्मचारियों को महंगाई से सही राहत देने के लिए कम से कम मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 2.64 होना ही चाहिए। यही वो नंबर है जिस पर अब सबकी नजरें टिकी रहेंगी। अच्छा, सैलरी के अलावा एक और मुद्दा है जो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है, और वो है पेंशन स्कीम्स। खासकर जो नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम का प्रस्ताव है, उसको लेकर काफी सवाल हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दें, वेतन आयोग से जो भी सैलरी बढ़ेगी उसका फायदा पुरानी और नई दोनों पेंशन स्कीम वाले कर्मचारियों को बराबर मिलेगा। सैलरी हाइक में कोई भेदभाव नहीं है। असली चिंता जो है वो नई स्कीम के कुछ नियमों को लेकर है।
इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर दो बड़ी आपत्तियां हैं। पहली तो ये कि अगर कोई 20 साल की सर्विस के बाद वीआरएस लेता है तो उसे पेंशन के लिए 60 साल की उम्र तक इंतजार करना होगा, जो सुनने में ही अजीब लगता है। और दूसरी, जो शायद सबसे चौंकाने वाली बात है, वो ये कि 50% गारंटी वाली पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को अपना खुद का पूरा पैसा, जो सालों तक उसकी सैलरी से 10% कटता रहा, वो सरकार को सरेंडर करना होगा। तो इन सारी बातों को मिला के देखें तो कर्मचारी और पेंशनर्स भविष्य को लेकर क्या सोचें। तस्वीर में उम्मीद भी है और चिंता भी, दोनों ही बातें हैं। एक तरफ तो सबको उम्मीद है कि 2.64 के आसपास एक अच्छा फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, जिससे बढ़ती महंगाई में थोड़ी राहत मिले, लेकिन दूसरी तरफ ये डर भी है कि कहीं सरकार कंजूसी ना दिखा दे या फिर राजनीतिक वजहों से इस पूरी प्रक्रिया को और लंबा ना खींच दे। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो आजकल हर तरफ गूंज रहा है, क्या ये भारत का आखिरी वेतन आयोग हो सकता है? ये चर्चा काफी समय से चल रही है। बात ये चल रही है कि सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग बनाने का ये जो सिस्टम है, इसे खत्म कर सकती है और इसकी जगह एक पे रिवीजन फॉर्मूला लाया जा सकता है। ये फॉर्मूला हर 5 साल में सैलरी की समीक्षा करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बैंकों में होता है। हालांकि अभी ये सिर्फ एक चर्चा है, लेकिन ये इशारा जरूर करता है कि आने वाले समय में सैलरी तय करने का तरीका शायद पूरी तरह से बदल जाए।